गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। मुझे खेद है कि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी और अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं कुछ किसी काम में व्यस्त थी। तो आज हम आगे देखेंगे एल्कोहलों के भौतिक गुणों के बारे में। हमने लास्ट वीडियोज़ में एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ देख ली थी। आज हम भौतिक गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। भौतिक गुणों का मतलब होता है कि जिस यौगिक के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, यानी रंग कैसा होता है, गंध कैसी होती है, जल में घुलता है या कार्बनिक विलायक में घुलता है, उसके गलनांक या क्वथनांक या घनत्व किस तरह से परिवर्तित होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिक अवस्था का मतलब है कि ठोस होंगे, द्रव होंगे या गैस होंगे। ठीक है ना। तो छोटी सी बात, हर जगह ऐसा ही होता है। जैसा हम हेलो एल्किन्स में भी देखा था और एल्कोहल्स में भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि शुरुआती सदस्य तो गैस होते हैं, उसके बाद द्रव होने लगते हैं और बाद में उनका जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उसी श्रेणी में हम आगे की तरफ जाते हैं तो वो ठोस होने लग जाता है। लेकिन एल्कोहलों में OH समूह पाया जाता है। ठीक है ना। और OH समूह पाए जाने के कारण इसमें एक संभावना बढ़ जाती है कि ये हाइड्रोजन बंधन कर सकता है। और हाइड्रोजन बंधन करने के कारण इनकी भौतिक अवस्था गैस नहीं होती बल्कि ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि इनके शुरुआती सदस्य जितने भी हैं वो द्रव रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो निम्नतर सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं, जैसे मैथेनॉल, एल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये रंगहीन भी हैं, वाष्पशील द्रव यानी आसानी से द्रवित हो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी कुछ अपनी विशिष्ट गंध भी होती है। लेकिन C12 या उसके आगे के जितने भी मेंबर हैं वो सभी बहुत भारी होते चले जाने के कारण मोम के समान ठोस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक है ना। अब विलेयता की बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एल्कोहलों में H बंधन पाया जाता है। तो जब एल्कोहलों में खुद में H बंधन पाया जाता है तो वो जल के साथ भी H बंधन कर सकता है। तो इसके निम्नतर सदस्य जो होते हैं वो जल के साथ H बंधन कर लेते हैं, इसीलिए जल विलेय होते हैं। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन बनता है, एल्कोहलों की जल विलेयता समझाइए। ये एल्कोहल जल विलेय क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो निम्नतर सदस्य जल के साथ H बंधन करने के कारण जल विलेय होते हैं। और इसके H बंधन को देखो कैसे दिखाते हैं हम। ये एक एल्कोहल का अणु HOR, ये HOH जल का अणु, फिर HOR एल्कोहल, फिर HOH जल का अणु। उनके बीच में ये हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन। आपको याद है ना बच्चों, हाइड्रोजन बंधन कौन करते हैं। हाइड्रोजन बंधन करने के लिए 3 एलिमेंट होने जरूरी है, फोन F, O और N। ठीक है ना। तो इनमें हाइड्रोजन बंधन हो गया। हाइड्रोजन बंधन हो गया तो क्या हो गया, आसानी से जल विलेय हो जाएंगे। लेकिन श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये R समूह बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे R समूह बढ़ता जाएगा ये R समूह जो होता है ये जल विरागी होता है। ठीक है ना। और जल विरागी होने के कारण ये पानी में हाइड्रोजन बंधन नहीं होने देगा और इनकी विलेयता घटती जाएगी। तो उच्चतर सदस्यों में जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ने के कारण जल विलेयता कम होती जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं समावयवी एल्कोहलों की, कि सूत्र तो एक ही है लेकिन उनकी शाखाएं बदल दी हमने, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री बना दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे शाखन बढ़ता है वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ने लगती है। ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 डिग्री एल्कोहल, इसमें 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं होने के कारण ये दूर दूर हो गई ना, तो यहाँ ये जल के साथ H बंधन आसानी से कर लेगा तो आसानी से विलेय हो जाएगा। लेकिन ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इस एल्कोहल में ये हाइड्रोजन बंधन करेगा लेकिन इसकी तुलना में कम करेगा तो इसकी विलेयता कम हो जाएगी और 1 डिग्री की जो जल विलेयता है वो और भी कम हो जाती है। ठीक है ना। जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है। ठीक है ना। शाखन बढ़ गया तो विलेयता बढ़ गई, शाखन घट गया तो विलेयता घट गई। ठीक है ना। तो ये थी अपनी विलेयता। ठीक है ना। 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। एक तो ये जल विलेय क्यों होते हैं, फिर दूसरी बात उच्चतर सदस्य जल विलेय क्यों नहीं होते, और तीसरी बात एक ही अणुसूत्र समान हो लेकिन विभिन्न श्रृंखला समावयवी बने तो उनके श्रृंखला समावयवियों की जल विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है या किस तरह से संबंधित होती है या उनका क्रम क्या होता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, क्वथनांक भी डिपेंड करता है अंतराण्विक आकर्षण बलों पर। अब यहाँ क्या होता है कि पहली बात तो अपन जो सामान्य रूप से देखते हैं कि अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ते हैं और वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ते हैं तो एल्कोहलों के क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। जैसे मैथेनॉल CH3OH से ज़्यादा होगा एथेनॉल का, इससे भी ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल का और इससे भी ज़्यादा होगा ब्यूटेनॉल का। ठीक है ना। जैसे जैसे श्रृंखला एक ही श्रेणी में हम जाते जाएंगे वैसे वैसे अणुभार बढ़ने के कारण क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। ये तो बात हुई एक सजातीय श्रेणी की। अब अपन इनकी तुलना करें कि अगर लगभग समान अणुभार वाले
एल्किन हो, है ना, एल्कोहल की समान अणु भर वाले एल्किन हो, तो उनके क्वथनांक में क्या अंतर आएगा। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन ही है ये कि लगभग समान अणु भर वाले एल्किनों की तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहलों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन, जो कि एल्किनों में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, यहाँ देखो ये एल्कोहल के अणु बनाए हमने ROH ROH, ठीक है ना, इनके बीच में ये रेड कलर से क्या शो किया है मैंने, हाइड्रोजन बंधन। तो एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंधन है तो आकर्षण बल अतिरिक्त है, अतिरिक्त आकर्षण बल है, तो एल्कोहलों के जो क्वथनांक हैं वो एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। ठीक है ना, अब क्वथनांकों पर इनकी शाखन का भी प्रभाव देखते हैं। ठीक है ना, समावयवी जो श्रृंखला समावयवी जो होते हैं उनमें 3 डिग्री का जो क्वथनांक होता है वो सबसे कम होता है और 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ठीक है ना, समावयवों के क्वथनांक शाखन बढ़ने पर कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शाखन बढ़ता है अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, फलतः अंतराण्विक आकर्षण बल कम होते जाते हैं, जिससे क्वथनांक भी कम होते जाते हैं। ये कि यही चीज़ हमने हेलो एल्किन्स में भी पढ़ी थी। हेलो एल्किन्स में भी था, वो भी आई है। देखिए जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं, ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया है, 4 के ब्यूटेनॉल लिया है, इसको मैं ऐसे बना दूं, 1 डिग्री एल्कोहल मेरा ये हो गया। दूसरा 1 डिग्री एल्कोहल बिल्कुल नीचे इसके ऐसे आ सकता है, तीसरा एल्कोहल इसके पास ऐसे आ सकता है, तो इनमें क्या होगा, बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है ना, अब मैं बात करती हूँ इसकी 2 डिग्री की। 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं, 2 डिग्री के लिए ये बन गया, और दूसरा अणु आएगा तो कम से कम इतनी दूरी पर आएगा, तीसरा अणु आएगा तो और थोड़ी दूरी पर आएगा, चौथा अणु आएगा तो इस तरह से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। और 3 डिग्री की इसकी बात करूँ तो 3 डिग्री कैसे बनेगा, 3 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ऐसे, ये OH ये OH, तो देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शाखन बढ़ रहा है इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो इनके आकर्षण बल घटते जाएंगे, और आकर्षण बल घटते जाएंगे तो क्वथनांक भी घटता जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे शाखन बढ़ता है इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इसकी वजह से इनके अंतराणिक आकर्षण बल कम होते जाते हैं और इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। क्लियर? तो ये तो हुए इनके भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए एल्कोहल यानी कि ROH, ये ROH जो होता है ये 2 तरीके से काम कर सकता है कि जब इसका R और O के बीच का बंध टूटेगा तो बनेगा R+ और OH-, और अगर O और H के बीच का बंध टूटेगा तो बन जाएगा RO- और H+। ठीक है ना, दोनों ही संभावना है इसमें बंध टूटने की। तो जब दोनों तरह की संभावनाएं होंगी तो जब ये वाली व्यवस्था होगी तब तो ये देगा SN अभिक्रियाएं। ठीक है ना, SN अभिक्रियाएं कौन सी थी, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने, कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, बिल्कुल हेलो एल्केन्स की तरह SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। लेकिन जब इस तरह से बंध टूटेगा तो यहाँ पर ये H+ आयन देगा। H+ आयन देने का मतलब होगा अभी कौन सी अभिक्रियाएं दिखाएगा, जिसमें ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन अम्लीय गुण की बात करेंगे। अम्लीय गुण का मतलब सबसे पहली वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध विखंडन होता है, यानी ये वाला बंध। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका अम्लीय गुण। ठीक है, हमने क्या देखा अभी कि जब ROH के मध्य बंध विखंडन होता है तो बनता है RO- और H+। ठीक है, ये तो है अपना एल्कोहल। ठीक है, और ये बन गया एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बना जो इसकी अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, देखो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले Na के साथ, सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ। तो ये क्या करेगा, H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है ना, H2 गैस मुक्त करता है, और जो सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम का टुकड़ा उछलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे C2H5OH प्लस NaOH इज इक्वल टू C2H5ONa और H2 गैस निकल गई। समझ रहे ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं तो H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, और जो सोडियम का टुकड़ा है वो उछलता हुआ दिखाई देता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें हमने एल्कोहल ले लिया है।
है ना। इसमें हम यहाँ से डालते हैं एक सोडियम का टुकड़ा। तो जैसे ही सोडियम का टुकड़ा है अल्कोहल के संपर्क में आएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर उछालेगी, तो ये ऊपर उछलेगा, ऊपर उछलते ही गैस निकल गई, फिर वापस नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो फिर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, फिर ये उछल जाएगा। यानी जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उछल जाएगा, निकल जाएगी गैस, तो वापस नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हमें ये ऐसे उछलता हुआ दिखाई देने लगता है, जो हमें प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर ये दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है वो अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना। और एक बात हमेशा रहेगी कि ये जो बंध विखंडन है, कौन सा, आर और ओ के, सॉरी ओ और एच के बीच का, ये बंध विखंडन हमेशा 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा और 3 डिग्री में सबसे कम होगा। यानी कि हम ब्यूटिल अल्कोहल की बात करें तो सबसे प्रबल अम्लीय होगा बजाय तृतीय की ब्यूटिल अल्कोहल के। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में और सबसे कम 3 डिग्री में। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है ना, NaOH के साथ। तो क्या होगा, देखो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मान लीजिए हमने लिया है C2H5OH, रिएक्शन करवाएंगे इसकी NaOH के साथ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये वाला H मुक्त होगा, है ना, और इसका OH मुक्त होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बन जाएगा C2H5ONa, प्लस में निकल जाएगा वाटर H2O। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका H प्लस आयन निकल रहा है, तो भी इसके अम्लीय गुण को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तीसरी बात करें हम, इसकी अभिक्रिया करवाएं धातु हाइड्राइडों के साथ। देखिए धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण व H2 गैस बनेंगे। कैसे बनेंगे, हमने ले लिया ये एथिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम हाइड्राइड से। तो सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका यहाँ से ये H जाना है और इसका यहाँ से ये H जाना है। ठीक है ना। तो बनेगा क्या, यहाँ तो हो जाएगा ये C2H5ONa, है ना, ये और ये ऐसे कैसे जुड़ गए, प्लस में निकल गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस का प्रदर्शित करना भी क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये अल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं ग्रीन अपकर्मक के साथ। देखिए ग्रीन अपकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इस अभिक्रिया का एक नाम भी है जिसे कहते हैं ज़ेरेविटनॉफ अभिक्रिया। अब देखो ज़ेरेविटनॉफ अभिक्रिया में सबसे पहले बात करें ग्रीन अपकर्मक क्या होता है। ग्रीन अभिकर्मक हम जानते हैं क्या होता है, RMgX। ठीक है ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है और इस चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ग्रीन अपकर्मक होता है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है ROH से। ठीक है ना, इसको हमने डैश से प्रदर्शित कर दिया। अब जब हमें इसकी इसको H प्लस के रूप में निकालना है, इसका हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था हमेशा ये वाला बंध टूटता है, ये वाला बंध टूटता है तो इस पर तो आ जाता है प्लस और इस पर आ जाता है माइनस। तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस आ रहा है और इस पर प्लस आ रहा है, तो इसका प्लस तो इसके माइनस से जुड़ गया, यानी कि बन गया RH। प्लस में Mg के साथ X तो पहले से जुड़ा हुआ था ही और ये OR इससे इधर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो RH को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम एल्केन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिया CH3MgBr, है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी C2H5OH से। तो होगा क्या कि यहाँ से तो ये CH3 और यहाँ से ये H आपस में जुड़कर बना लिया CH4, जिसको हम कहते हैं मेथेन। ठीक है ना। प्लस Mg के साथ एक Br ऑलरेडी जुड़ा हुआ था ही और ये C2H5O, यानी C2H5 इधर जुड़ गया, तो एल्केन बनती है और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम ज़ेरेविटनॉफ अभिक्रिया। ठीक है ना। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम ट्रांस एस्टरीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। और जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं तो एस्टर बनते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने लिया एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल की रिएक्शन करवाई मैंने एसिटिक अम्ल से। देखो इसको उल्टा करके लिखा है मैंने CH3COOH, ये होता है ना एसिटिक एसिड। तो यहाँ से अम्ल का तो H होना चाहिए था और एल्कोहल का OH होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने ट्रांस क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एल्कोहल का तो H है और अम्ल का OH है, ये दोनों मिलकर निकालेंगे पानी। ठीक है ना। तो यहाँ से CH3CO बचेगा, ये लिख दिया मैंने CH3CO, और यहाँ पर बचा C2H5O, इसको मैंने लिख दिया C2H5O। तो एस्टर बनते हैं, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है। ठीक है ना। क्या होगा इस अभिक्रिया में, देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले तो H2SO4 जो होगा वो अपना H प्लस आयन त्यागेगा और बनाएगा HSO4 माइनस। ठीक है ना।
अब ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन अटैक करेगा अब एसिटिक एसिड के यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर। कैसे करेगा कि ये तो है CH3COO और H, मैं इसको बना दूं तो ये H+ आयन इसको यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर बन जाएगा ये CH3COO H और H और यहाँ पर आ गया प्लस, इसको कहते हैं हम ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन जो बनेगा, ये ऑक्सोनियम आयन अब एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, यानी यहाँ ये जो H+ आयन है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा कि ये ऐसे यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, ये तो बन गया CH3COO+ है ना, और H2O हो गया बाहर। अब ये जो मध्यवर्ती बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, इस पर अटैक होगा एल्कोहल का, ठीक है ना, यानी कि CH3CO+ प्लस हमने क्या लिया था यहाँ एथिल एल्कोहल, मैं इस एथिल एल्कोहल को ऐसे लिख देती हूँ OH और यहाँ पर हो गया ये C2H5, ठीक है ना। अब इसका अटैक होगा यहाँ इसके ऊपर, ये ऐसे, ठीक है ना, ये अटैक करेगा तो क्या बना देगा यहाँ CH3CO, ऐसे कैसे है ये O यहाँ से जुड़ गया और यहाँ पर ये H है और यहाँ पर ये C2H5 है और इस पर आ गया प्लस आवेश, एक नया ऑक्सोनियम आयन बन गया, ठीक है ना। अब ये ऑक्सोनियम आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वापस रिमूव कर देगा, ठीक है ना, -H+, जो H+ हमने यहाँ से उधार लिया था ना वो वापस गया और गया तो यहाँ क्या बन गया, ये हो गया CH3COO C2H5, यानी कि क्या बन गया, ये एस्टर बन गया, ठीक है ना। तो देखिए 4 पदों में हुई अभिक्रिया। सबसे पहले तो H+ आयन का निर्माण हुआ, यानी प्रोटॉन का निर्माण हुआ है, फिर ये प्रोटोनीकरण हुआ है, इसको कहते हैं प्रोटोनन, ठीक है ना, ये वाला जो पद है ये कहलाता है प्रोटोनन, यानी प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनन हुआ है, ऑक्सोनियम आयन बन गया। यहाँ ऑक्सोनियम आयन ने इस यहाँ से इस H2O को बाहर निकाल दिया और ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है ये एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ से ऐसे अटैक करेगा क्योंकि प्लस है और ये माइनस हो सकता है, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से ये H+ आयन जो है ये वापस रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि H+ आयन तो अधूरा लिया है, तो ये जो पद है इसको कहते हैं हम विप्रोटोनन, यानी प्रोटोन को हमने वापस बाहर निकाल दिया, तो विप्रोटोनन से एस्टर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या हुआ, फिर से देख लें कि H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि अभिक्रिया कैसी है, H2SO4 उत्प्रेरित, या हम इसको कहते हैं अम्ल उत्प्रेरित की अभिक्रिया की उपस्थिति में जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो एस्टर बनते हैं, ठीक है ना। पहले पद में पहले H+ आयन बनेगा, वो अम्ल पर अटैक करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाएगा तो एक नया कार्बोकैटायन बनेगा, ये इस पर एल्कोहल अटैक करेगा तो फिर एक नया ऑक्सोनियम आयन बनेगा जो विप्रोटोनन द्वारा H+ आयन को तो वापस निकाल देगा और एस्टर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया थी ट्रांस एस्टरिफिकेशन जो एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम एसिटिलेशन। अगली आप देखेंगे एसिटिलीकरण। देखो एसिटिलीकरण है एसिटाइलेशन का मतलब क्या हुआ, एसिटिल समूह का जुड़ना, ठीक है ना। और एसिटिल समूह जुड़ने के लिए हम 2 ही अभिकारक यूज करते हैं, या तो करते हैं CH3COCl जिसको कहते हैं हम एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, या फिर हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड जिसका संघनित रूप से सूत्र ये है, ठीक है ना। इनसे जब करवाते हैं तो एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया में एल्कोहल का एसिटिलीकरण हो जाता है। कैसे होगा, देखो ये हमने लिखा एल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से, इसको देखो ऐसे लिखा है मैंने CH3COCl, यहाँ से इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ तो RO और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3, ये अटैच हो जाएगा तो ये बन गया एस्टर, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल लिया मैंने C2H5OH यानी एथेनॉल की अभिक्रिया मैंने करवाई एसिटिल क्लोराइड से, तो यहाँ से ये वाला H और ये वाला Cl बाहर निकल गया HCl की फॉर्म में, तो यहाँ तो था C2H5O, ये C2H5O, फिर C डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ बचा, ये लग गया, ये क्या बन गया एथिल एसीटेट, ये एथिल है और ये एसीटेट है, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड की जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड की संरचना ये होती है CH3CO, यहाँ भी CH3CO और बीच में O है, ठीक है ना। यहाँ से तो ये H निकलेगा और यहाँ से ये वाला पूरा समूह निकल जाएगा ऐसे, तो देखो CH3COOO इसके साथ H जुड़ गया तो ये बन गया
एसिटिक एसिड। और यहाँ से C2H5O ये रहा, और COCH3 क्या बन गया, एथिल एसीटेट। तो ये अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या हुआ इसमें, ये वाला ग्रुप अटैच हुआ है। कौन सा ग्रुप है ये वाला। और इस वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसिटिल ग्रुप या एसिटाइल समूह। तो इस तरह से ये जो अभिक्रियाएं देखी हमने, ये सभी अभिक्रियाएं वो थीं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध विखंडन हो रहा था। ठीक है ना, समझ में आ गई ना चीज़, कौन सा बंध विखंडन हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो ये 6 अभिक्रियाएं थी। इसके आगे की अभिक्रियाओं को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, समझ में आ गई। एक बार वापस से बता देती हूँ। पहला हमने देखा था NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH के साथ अभिक्रिया की थी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। ठीक है, फिर हमने NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो ऐसे ही रिएक्शन हुई थी, जल बना था। धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो भी हाइड्रोजन रिलीज होती है, H2 गैस बाहर निकल जाता है। ग्रीन एयर अपकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसे ज़ेरेबिटनॉफ अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एल्केन बनते हैं क्योंकि एल्कोहल का तो H ही इसके R के साथ जुड़ जाता है। ठीक है ना, ट्रांस एस्टरीकरण में अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। इसमें एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हैं तो एस्टर बनते हैं। इसकी क्रियाविधि हमने यहाँ देख ही ली थी। ठीक है ना, और लास्ट अभिक्रिया देखी थी हमने एसिटिलिन। एसिटिलिन का मतलब भी क्या होता है, एसिटिल समूह का जुड़ना। और एसिटिल समूह के लिए 2 ही अभिकारक काम में लिए जाते हैं, या तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिलीकरण होगा जब एल्कोहल का तो एस्टर बनते हैं। जैसे देखो हमने एथेनॉल की अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड से करवाई तो भी एथिल एसीटेट बना है, और अगर हमने एथेनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई तो भी एथिल एसीटेट बना है। इन सभी अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है विभिन्न एल्कोहलों के लिए, ठीक है ना, उस क्रियाशीलता का क्रम वही होगा जो कि एल्कोहलों की अम्लीयता का होता है। यानी कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम। ठीक है ना, ये वाली अभिक्रियाएं बहुत आसानी से 1 डिग्री एल्कोहलों द्वारा दी जाती हैं, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम देते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।